जी वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है आपकी आवाज़। सर आ रही है। थैंक यू। जी लास्ट लेक्चर में से कोई क्वेश्चन है जी? एक एबनॉर्मेलिटी का क्वेश्चन पूछा था, किसने पूछा था? उस पर अभी हम बात कर रहे थे, सेशन एक्सपायर हो गया था। अच्छा सर। अच्छा सर, आपने बात की थी कि जो नॉर्मलिटी के ताल्लुक है वो सही गलत से नहीं होता। हाँ तो सर इसका मतलब ये है कि जो इस्लाम के सर इसका मतलब ये है कि इस्लामिक रूल्स को भी हम अपनॉरिटी पर नहीं अप्लाई कर सकते। आप मज़हब को किसी मस्जिद में जाके डिस्कस कर लेना, ये फोरम नहीं है मज़हब को डिस्कस करने का। तो उसको नॉर्मलिटी टू नॉर्मलिटी में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मज़हब एक आसमानी हमारे लिए नॉलेज है, उसको हम किसी भी अंदाज से एनालाइज करते ही नहीं हैं। ना तो हम उसको गलत सही के तनाजुर में देखते हैं, ना ही हम ये देखते हैं कि वो साइंस पे पूरा उतरता है कि नहीं उतरता। अब साइंस तो नहीं मानती ना जो चीज़ नज़र नहीं आती। हम साइंस का नॉलेज लेते हैं, साइंस को एक्सेप्ट करते हैं, हम साइंसदान भी बनते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम ये तो नहीं कह देते कि खुदा नहीं है। खुदा अगर नज़र नहीं आता तो साइंस तो नहीं मानेगी। साइंस तो ऑब्जर्वेशन मानती है, साइंस तो ऑब्जेक्टिविटी मानती है। अब साइंस में तो ऑब्जेक्टिविटी होती है कि 2+2=4 होना चाहिए। आपने भी 2 नफल पढ़े हैं, मैंने भी 2 नफल पढ़े हैं, तो सबका स्वाब एक जैसा होना चाहिए ना। तो ये क्यों कहा गया कि किसी की 2 नफल जो है वो सारी ज़िंदगी के गुनाह बख्शवा देंगे और किसी की नमाजें उसके मुंह पे मारी जाएंगी? मज़हब में तो सब्जेक्टिविटी है। मज़हब में जो कह दिया जाता है हम उसको मान लेते हैं। हम ये बहस करते ही नहीं कि ये किस पैटर्न पे कहा गया, क्यों कहा गया, हम इस बहस में जाते ही नहीं हैं। जो हमारे नबी ने कह दिया कि खुदा ने ऐसे कहा है, हमारे लिए मानना ज़रूरी हो गया, बस वहाँ पे बात ही ख़त्म हो गई। हम उसको किसी क्राइटेरिया पे परख ही नहीं सकते, हमें इजाज़त ही नहीं है, परखते ही नहीं है। अगर वो उस पर पूरा उतर आए, कोई चीज़ साइंस से भी साबित हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं होती तो हम उसके पीछे नहीं पड़ेंगे, उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो फार एंड बियॉन्ड है एवरी साइंस एवरी नॉलेज। जो खुदा की तरफ से आया उस नॉलेज में कोई कमी है ही नहीं, हमें उसकी तहकीक करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसमें जो सोचने समझने का कहा गया है वो उन चीज़ों को कहा गया है कि जिस पे आपका कोई फ़ायदा हो सकता है और आपको एक्सप्लोर करना है, आपको कायनात को एक्सप्लोर करना है, उसको करें। उसके सही गलत में, उसकी नॉर्मलिटी अब नॉर्मलिटी पे तो बात करने की हमें किसी सूरत कहा ही नहीं गया, ना हमें उसकी कोई ज़रूरत है। तो मज़हब को कोई साइंटिफिक नॉलेज को डिस्कस करते हुए, किसी साइंस के कॉन्सेप्ट को, सोशल साइंस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हुए कभी मज़हब को उसके दरमियान में लाना ही नहीं है। मज़हब और चीज़ है, साइंस और चीज़ है, ये दो डिफरेंट वेज ऑफ नॉलेज। हम एक नॉलेज के अंदर बैठ के दूसरे नॉलेज को डिस्कस कर ही नहीं सकते। हाँ, फ़िलासफ़ी को डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि साइंस ने इमर्ज किया है फ़िलासफ़ी से। लेकिन फ़िलासफ़ी जो कि मज़हब के बाद आई थी, असल में पहला नॉलेज जो दुनिया में आया है वो मज़हब था। उसके बाद फ़िलासफ़ी ने इमर्ज किया, फिर साइंस ने किया। फ़िलासफ़ी मज़हब के बाद आने के बावजूद उसकी रूट्स कुछ आपको मज़हबों डिफरेंट मज़ाहब में मिलेंगी, कुछ नहीं मिलेंगी, तो वो भी उससे मुख्तलिफ हो गई। तो हम किसी साइंस में बैठ के साइंटिफिक नॉलेज को डिस्कस करते हुए मज़हब को उसके अंदर नहीं लेके आते। वो फार एंड बियॉन्ड ऑफ एवरी नॉलेज है, उसको उसके जगह पे जाके बस देखना है हमने, उसके अलावा नहीं देखना। समझ आई बात? यस सर। और कोई बात इसके अलावा? हम साइकोलॉजिस्ट हैं, हम साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं और अपने सब्जेक्ट को ही डिस्कस कर लें, उसी को अंडरस्टैंड कर लें तो बहुत है। मतलब तो बहुत आगे की चीज़ है, उस पर हम बड़े बड़े दावे करें और बड़ी बड़ी डिस्कशंस करें बैठ के, वो हमारी जो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हमें जितना कहा है मज़हब में उतने काम कर लें। सही और गलत जो कहा, जिससे रोका उससे रुक जाएं, जो करने को कहा वो कर लें, और बेसिक्स जितने हमारे लिए रिक्वायर्ड हैं उनको अंडरस्टैंड कर लें तो फिलहाल वही काफ़ी है। हम उसकी उस बहस में ना जाएं जैसे आम लोग हर जगह पे, हर चौराहे पे बैठ के मज़हब को ऐसे डिस्कस कर रहे होते हैं जैसे डायरेक्टली मज़हब उन्हीं पे उतरा है। तो वो उस पर अपनी बड़ी बड़ी दलीलें दे रहे होते हैं और अपनी इल्म झाड़ रहे होते हैं। वो उस पर हमें कोई इतनी ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, हम उसमें कोई अथॉरिटी नहीं है। मतलब अपनी फील्ड में रहें तो उतना ही काफ़ी है। एनीथिंग एल्स जी? नथिंग? चलें नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि हम लिमिटेशंस की बात करने लगे थे।
कि इस सारे के बावजूद इसके यूजेस, इसकी एप्लीकेशंस इन सारे एरियाज़ में होने के बावजूद कुछ मसले टेस्टिंग के साथ, साइकोलॉजिकल टेस्ट के साथ फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे होने शुरू हो गए। उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी थी, कुछ टेस्ट की प्रॉब्लम्स भी सामने आई और कुछ टेस्ट करने वाले जो साइकोलॉजिस्ट थे उनकी तरफ से कुछ इश्यूज हुए। कुछ तो अनकॉन्शियसली हो गए, वो ना जानते समझते बूझते हो गए, और कुछ ट्रेनिंग की कमी भी थी। कुछ चीज़ें ऐसी जो कि रिजल्ट्स और फाइंडिंग्स को जिन लोगों को नहीं बताना चाहिए था उन लोगों को बता दिया गया, और जिस तरह से नहीं बताना चाहिए था उस तरह से बता दिया गया। उस वजह से कुछ इश्यूज जो है वो अराइज हुए। वो जो डिबेट चली और फिर उसके बाद वो कुछ लिमिटेशन सामने आई कि हमारे इस टेस्टिंग में और टेस्ट में क्या क्या कमियां हैं, लिमिटेशंस हैं। उसको उसको ओवरकम करने की भी कोशिश की गई और बहुत सारी उसमें से ओवरकम कर ली गई, और कुछ स्टिल मौजूद हैं और उनको हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये लिमिटेशन हो सकती हैं। उसको हम अपने सामने हमेशा रखें। उसको सामने रखेंगे तो हम जो भी टेस्ट रिपोर्ट देंगे हमें पता होगा कि इसमें ये एरर होने के चांसेस हो सकते हैं। वो जो इश्यूज हुए वो इस तरह से हुए कि जब हमने साइकोलॉजिकल टेस्टिंग स्टार्ट की है, जैसे अभी हमने बात की थी कि वर्ल्ड वॉर 1 में ये ज़रूरत महसूस की गई कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब सिलेक्ट नहीं हुए थे। तो इनको सिलेक्ट करने के लिए आर्मी में, आर्म फोर्सेस में लोगों को सिलेक्ट करने के लिए कोई क्राइटेरिया होना चाहिए, उनकी पर्सनैलिटी असेसमेंट होनी चाहिए, वो उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी चेक की जानी चाहिए। तो उस पर काम शुरू हुआ और फिर वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गई। तो फिर ये जो इंटेलिजेंस टेस्टिंग स्टार्ट हुई, ये इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ये काम होने लगा और वहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। उस पे जब ये 1920s की बात है, आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो 1914 टू 18 हुई थी, और 20s में थे जब ये टेस्ट, डिफरेंट इंटेलिजेंस टेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में यूज़ होने लगे। तो उससे एक ह्यू एंड क्राई मच गया। उसमें ये हुआ कि जब टेस्टिंग की गई और पता चला, क्योंकि उस वक्त स्पेशल एजुकेशन के इदारे अलग नहीं थे, सारी एजुकेशन इकट्ठी थी, उसमें मेंटली रिटार्डेड यानी इंटेलेक्चुअली डेफिशिएंट बच्चे भी और जो गिफ्टेड बच्चे हैं वो भी, सारे बच्चे एक ही तरह के मेन स्ट्रीम स्कूलों में पढ़ रहे थे। जब उनकी असेसमेंट की गई तो साइकोलॉजिस्ट ने अपने तौर पे क्लासीफाई किया उनको उन इंटेलिजेंस टेस्टिंग की बेस पे। तो उन्होंने क्लासिफिकेशन में ये बताया कि ये गिफ्टेड हैं, ये एक्सक्यूज मी सर, आपकी आवाज बहुत कट रही है। आ सकते हैं इसलिए कह रहा हूँ। जी अभी आवाज़ आ रही थी सही मेरी? यस सर। सर अब आ रही है। तो जब ये मूवमेंट शुरू हुई तो क्लासिफाई किया साइकोलॉजिस्ट ने, बच्चों को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया कि ये सुपीरियर बच्चे हैं, ये एवरेज बच्चे हैं, ये इंटेलेक्चुअली डेफिशिएंट हैं, या मेंटल रिटार्डेशन की उस वक्त टर्म चलती थी। इनको अलग कर दिया जाए ताकि एक ही तरह के क्लास ग्रुप्स हों और टीचर को एक ही तरह से तवज्जो देनी पड़े उन पे, उसको किसी एक बच्चे पे कोई ख़ास अटेंशन ना देनी पड़े। तो ये जो क्लासिफिकेशन हुई उस पर एक ह्यू एंड क्राई मच गया। जाहिर है पेरेंट्स भी इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे कि कोई ये कह दे कि उनका बच्चा मेंटली रिटार्डेड है, इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी है उसको। क्योंकि अगर पेरेंट्स को पता भी हो कि इसके डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स डिले थे, ये बच्चा नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव नहीं कर रहा, या उतनी इसकी अकल समझ बूझ उतनी नहीं है जितनी आम बच्चों की है, तब भी पेरेंट्स एक डिनाइल फेज में होते हैं। वो उस चीज़ को कॉन्शियसली एक्सेप्ट नहीं करते। वो हमेशा इसी उम्मीद पे रहते हैं कि उनका बच्चा भी बाकी बच्चों की तरह कुछ कर लेगा। अगर वो उसको एक्सेप्ट कर लें तो ये उनके लिए एक बहुत जो है वो पेनफुल एक्सेप्टेंस होती है। तो आम तौर पे वो अनकॉन्शियसली ही उसको इग्नोर करते हैं, उसको डिनाई करते हैं। तो जब पेरेंट्स को यकदम ये पता चला कि उनके बच्चों को इस तरह से क्लासीफाई किया गया है, तो उन लोगों ने इस क्लासिफिकेशन को एक नेगेटिव कॉनोटेशन के तौर पे लिया। उन्होंने कहा ये क्लासिफिकेशन नहीं, ये सेग्रीगेशन है। इन्होंने सेग्रीगेट कर दिया है, हमारे बच्चों को लेबलाइज कर दिया है, हमारे बच्चों को तो अब दुनिया एबनॉर्मल कहना शुरू कर देगी। अब तो उनको स्पेशल चिल्ड्रन, तो बाद में एक टर्म आई ना, उस वक्त तो उनको फीबल माइंडेड कहा जाता था, उनको जो है वो इडियट कहा जाता था। फीबल माइंडेडनेस और इडियोसिटी के कॉन्सेप्ट थे, इनको इडियट कहा जाएगा। जब ये एक जो है वो कर्स बन गई इडियट, तो उसके बाद फिर इसका वर्ड चेंज करके स्पेशल चिल्ड्रन कहा जाने लगा था। तो उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे फीबल माइंडेड और इडियट कंसिडर होंगे। तो वो
बाकायदा उसके लिए सड़कों पे निकल आए, एहतजाज शुरू कर दिया कि ये साइकोलॉजिस्ट ने क्या काम शुरू किया है, ये इन्होंने हमारे बच्चों को लेबलाइज करना शुरू कर दिया है। अब उसमें इशू सिर्फ ये था कि लोगों को ये चीज़ उस वक्त इतनी एब्रप्टली फ़ौरन से बताने वाली नहीं थी, क्योंकि लोगों के अंदर अभी अवेयरनेस नहीं थी। तो पहले अवेयरनेस पैदा की जाती, उनको मेंटली इसके लिए प्रिपेयर किया जाता और आहिस्ता आहिस्ता ये काम होता और स्पेशल एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन बनाए जाते, लोगों को ट्रेन किया जाता है कि ये इस तरह से आप बच्चों के अंदर प्रॉब्लम है तो इसको एक्सेप्ट करें। उससे बात नहीं आ रही है इस पास से। एक्सेप्टेंस के लिए उनकी जहन साजी की जाती और फिर फाइनली उनके रिजल्ट्स को जिस अंदाज से आहिस्ता आहिस्ता डिस्क्लोज़ किया जाना चाहिए था उस तरह डिस्क्लोज़ किया जाता। तो चूंकि ये एब्रप्टली किया गया तो लोगों ने इसको फ़ौरन से एक्सेप्ट नहीं किया, लोग कोर्ट्स तक चले गए, उस पर सू कर दिया लोग, उन्होंने अदालतों में जाके ये कहा कि ये गलत कर रहे हैं, इनको रोका जाए। उस पर फिर ज़ाहिर कोर्ट्स ने भी सारी ऑब्जर्वेशंस ली, कुछ जगहों पे काम करने से रोक भी दिया गया साइकोलॉजिस्ट को, और फिर कुछ गवर्नेंस बॉडीज़ बनाई गई, गवर्निंग बॉडीज़ बनी, फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को कहा गया कि आप मॉनिटर करें, कोई ऐसी सिस्टम में चीज़ों को लाएं, साइकोलॉजिस्ट को ऑब्ज़र्व करें कि वो जो काम कर रहे हैं वो सही है, ऑब्जेक्टिव है, उसमें कोई इश्यूज़ तो नहीं है, और लोगों को उनकी मेंटली उनको प्रिपेयर करने के लिए कोई इक़दाम किए जाएँ। तो वो जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस का आपको नाम मिलेगा, इसके अलावा एथिकल स्टैंडर्ड्स बनने शुरू हुए, उस पर भी काम जो है वो शुरू किया गया, साइकोलॉजिकल एसोसिएशंस बनानी शुरू की गई, इसी वजह से कि हम लोगों को, साइकोलॉजिस्ट को मॉनिटर करें और उनको सही पैटर्न पे काम करने का जो है वो डायरेक्शंस दें, और इस चीज़ को जिसको लोग अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इसके लिए एक्सेप्टेंस पैदा की जाए। तो वो जो उनके काम थे जिसमें रिजल्ट्स को जिस तरह से नहीं बताना चाहिए था उस तरह बताया गया, उसके साथ साथ ये प्रॉब्लम भी हुई कि कुछ टेस्ट में कोई बाइसनेस के इश्यूज़ आए, कुछ फेयरनेस के इश्यूज़ आए, कुछ लाइकिंग डिसलाइकिंग्स, जाहिर है अभी एथिक्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, लोग इतने ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं थे, तो उसमें कुछ लाइकिंग डिसलाइकिंग्स के भी इश्यूज़ आए और उस वजह से भी बहुत ह्यू एंड क्राई जो है वो मचा। ये सारे के सारे प्रॉब्लम सिर्फ यही नहीं था कि वो टेक्निकल प्रॉब्लम्स थे, टेस्ट इतने अच्छे नहीं थे, बल्कि उसमें ट्रेनिंग की कमी थी। असल में लोगों को किस तरह से रिजल्ट्स बताने हैं, इस हवाले से साइकोलॉजिस्ट की ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं थी। लोगों को रिजल्ट्स जो डिसेमिनेट करने हैं उसका तरीका क्या होना चाहिए, उस पर कोई ट्रेनिंग नहीं थी। एथिक्स का भी नहीं पता था, कुछ चीज़ें जो हैं वो ओवरलैप हो रही थी, उनको कैटेगराइज करने की ज़रूरत थी। तो असल में ट्रेनिंग के और लोगों को एथिक्स साइकोलॉजिस्ट को सिखाने की ज़्यादा ज़रूरत थी, जिस वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रहे थे। उस पर फिर काम किया गया, उन चीज़ों को ओवरकम करने की कोशिश की गई और बहुत हद तक उसको ओवरकम कर लिया गया। इसके बावजूद जो लिमिटेशंस उन टेस्ट में, टेस्टिंग प्रोसेस में मौजूद रहीं, उनको जो है वो हम कोशिश के बावजूद भी जो है वो मिनिमाइज़ तो कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो, चाहे वो स्कूल्स में काम हो रहा हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज में, इंडस्ट्री में, कहीं पे भी साइकोलॉजी की किसी फील्ड में आप काम कर रहे हैं और किसी भी चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो पर्सनैलिटी है, चाहे एप्टीट्यूड है, एटीट्यूड है, आपके ऑब्जेक्टिव प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं, जो भी टेस्ट आप कर रहे हैं उसमें कुछ ऐसे इश्यूज हो सकते हैं जिनको स्टिल हम लिमिटेशंस के तौर पे जानते हैं और उनके साथ ही सरवाइव करते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसानों से डील कर रहे हैं, इसलिए ये लिमिटेशंस हमेशा हमारे साथ रहेंगी। अगर हम मशीनों के साथ डील कर रहे हो ना, तो मशीन को हम 100% असेस भी कर सकते हैं, उसकी वीकनेसेस चेक कर सकते हैं और उन वीकनेसेस को ख़त्म करके उस मशीन को परफेक्ट बना सकते हैं। लेकिन चूंकि हम इंसानों से डील कर रहे हैं तो हम ना तो इंसानों को 100% समझ सकते हैं, क्योंकि वो इतनी आसान मखलूक नहीं है, अल्लाह ताला ने इतनी कोई सादा चीज़ नहीं बनाई, इतनी सादा मखलूक नहीं बनाई कि हम उसको 100% समझ लें। एक इंसान के अंदर जो समंदर छुपे हुए हैं उनको हम 100% समझ नहीं सकते। उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि हम जो समझने वाले हैं हम खुद इंसान हैं, हमारी कुछ कमियां, कुछ लिमिटेशंस हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग में कोई मसला हो सकता है, हमारी कंप्रीहेंशन में कोई ख़राबी हो सकती है, तो समझने में गलती लग सकती है।
दूसरी वजह ये कि जिसको हम समझ रहे हैं वो कितना अलाउ करता है अपने आप को समझने के लिए। अगर वो सही इन्फॉर्मेशन हमें नहीं देता या कोई इन्फॉर्मेशन छुपा लेता है या वो इन्फॉर्मेशन गलत देता है, तो उसको हम कुछ हद तक तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे इसने हमें चक्कर देने की कोशिश की है, कहाँ कहाँ पे इसने हमसे कुछ चीज़ें हाइड की हैं। लेकिन 100% ये नहीं अंदाज़ा लगा सकते कितनी चीज़ें उसने छुपा ली हैं या कहाँ पे हमारे पास एरर आ गया है। तो दोनों एंड पे चूँकि इंसान हैं और इंसान इतनी कोई सिंपल चीज मखलूक नहीं है कि उसको 100% समझ लिया जाए, और जो समझने वाला साइकोलॉजिस्ट है वो भी इतना परफेक्ट नहीं हो सकता, उसमें भी ह्यूमन एरर्स मौजूद हैं। तो इसलिए ये कुछ लिमिटेशंस हमारे साथ स्टिल मौजूद हैं जिनको हमें समझना चाहिए और उनको उसी अंदाज से जो है वो काउंटर करने की कोशिश करते रहना चाहिए। वो लिमिटेशंस क्या हैं और वो कैसे कैसे अराइज होती हैं उसके कुछ एस्पेक्ट्स यहाँ पे बताए गए हैं। फर्स्टली जो फर्स्ट लिमिटेशन है दैट इज लिमिटेड प्रिसीजन ऑफ द एस्पेक्ट्स। हम जो कुछ भी मेजर कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं, जिसकी भी टेस्टिंग कर रहे होते हैं, वो प्रिसाइजली इतना प्रिसाइजली नहीं हो सकता, इतना एक्यूरेटली नहीं हो सकता कि 100% ऑथेंटिसिटी के साथ हम कह सकें कि जो हमने असेस कर लिया और रिपोर्ट लिख दी वो 100% ऐसे ही है। उसमें कोई वेरिएशंस हो सकती हैं, कोई कमियां हो सकती हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई असेसमेंट में। तो जो भी हम रिपोर्ट लिखते हैं हमेशा हम उसमें एक जो पॉइंट है, एक गैप जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं, और हमेशा लिखते हुए कभी भी ऐसे नहीं लिखते कि ही इज़ डिप्रेस्ड, ही इज़ एंक्शस। हम लिखते हैं ही सीम्स टू बी डिप्रेस्ड, ही इज़ लाइकली टू बी डिप्रेस्ड, ही अपीयर्स टू बी डिप्रेस्ड। यानी ऐसा लगता है कि वो डिप्रेस्ड है। हम 100% श्योरिटी के साथ कभी भी कोई क्लेम नहीं करते। बेशक हमें अपने तौर पे 110% यकीन हो कि जो हम लिख रहे हैं वो बिल्कुल सही है, हमने बाकायदा असेसमेंट की है, टेस्टिंग के रिजल्ट्स मौजूद हैं, अब इसमें कोई कमी नहीं हो सकती। इसके बावजूद भी हम लिखते हुए एक उसमें लीवरेज छोड़ते हैं कि इट सीम्स टू बी लाइक दैट, इट अपीयर्स टू बी लाइक दैट, ताकि आपके एंड पे अगर कोई एरर्स हैं जिनका अभी आपको भी नहीं पता या किसी और को भी ना पता हो, इवन देन वो एरर्स मौजूद हो सकते हैं। इन सारी चीज़ों को कि जो एक प्रिसीजन और एक्यूरेसी उसकी 100% नहीं हो सकती, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं और रिपोर्ट लिखते हुए भी उसको उसी अंदाज से प्रेजेंट करते हैं। सेकेंडली कुछ टेस्ट हमारे सब्जेक्टिव नेचर के होते हैं, प्रोजेक्टिव टेस्ट जिनको हम कहते हैं, उनमें भी स्कोरिंग इंटरप्रिटेशन के रूल्स बताए जाते हैं, लेकिन इवन देन उसमें कुछ अनस्ट्रक्चर्ड चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जहाँ पे आपकी सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व हो जाए, आपकी अपनी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग इन्वॉल्व हो जाए। तो इसलिए उनमें भी कुछ ऐसे एरर्स आ सकते हैं। जैसे कोई अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ हैं, आप क्वालिटेटिव रिसर्च में कुछ अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ करते हैं जिसमें कुछ चीज़ें आप पूछते हैं और उनके आंसर्स जो हैं वो डेफिनेट नहीं होते कि क्या आंसर आएगा। कोई भी आंसर दे सकता है क्लाइंट, और जो भी आंसर वो दे रहा है उसको आपने किस अंदाज से इंटरप्रेट करना है, उसके रूल्स तो बताए गए होते हैं, लेकिन उन रूल्स को अप्लाई करने में यूनिफॉर्मिटी सारी जगह पे नहीं लाई जा सकती। तो जो अनस्ट्रक्चर्ड या प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं उसमें कहीं पे ये इश्यूज आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट में नहीं आते। वहाँ पे तो स्कोरिंग के रूल कंफर्म है ना, कि अगर उसने ए ऑप्शन को टिक किया तो इतना स्कोर देंगे, बी को टिक किया तो इतना स्कोर देंगे, यस को टिक किया तो ये स्कोर देंगे, नो को टिक किया तो इतना स्कोर देंगे। उनको आप टोटल कर लेंगे और स्कोर की बेसिस पे कैटेगरीज मौजूद हैं कि इतना स्कोर आए तो इस कैटेगरी में फॉल करेगा, इतना आए तो इस कैटेगरी में फॉल करेगा। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट में ये इश्यूज नहीं होते। थर्ड पे आपको जो ह्यूमन अनविलिंगनेस टू मेक अनफेवरेबल जजमेंट्स हैं उस पे आपको जो है वो उसका इफेक्ट नज़र आता है। इसका हम जेनरोसिटी एरर के तौर पे जानते हैं कि बाज़ औक़ात जब आपके सामने वाला जिसकी आप असेसमेंट कर रहे हैं वो आपके जानने वाला है, तो फिर आप कभी कभार चाहते हुए कॉन्शियसली और कभी कभार अनकॉन्शियसली आप उसकी फेवर कर जाते हैं। यानी अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नज़र आ रहा है तो आपको नज़र आने के बावजूद आप रिपोर्टिंग में उसको रिपोर्ट नहीं करते। आप उसको इस वजह से भी बात बात इग्नोर कर जाते हैं कि जी टेस्ट में ऐसे आया तो ज़रूर है, लेकिन चूंकि मैं इसको पर्सनली जानता हूँ इसलिए इसमें ये जो टेस्ट में रिज़ल्ट आ रहा है ये कोई इतना अच्छा नहीं है, मैं इसको पर्सनली जानता हूँ, ये दिल का बड़ा अच्छा है, इसको इसका ये प्रॉब्लम इग्नोर कर देना चाहिए।
तो ये जो जेनरोसिटी एरर है ये बड़ा कॉमन होता है, ये हर इंसान में आ सकता है जब आपके सामने जिसकी आप असेसमेंट कर रहे हैं वो आपके जानने वाला हो, आपका कोई रिश्तेदार हो, कोई दोस्त हो। इसीलिए ये एथिक्स कमिटीज़ जब बनी तो एथिकल कंसिडरेशन बाकायदा बनी कि आप कभी भी अपने रिलेटिव्स की, अपने फ्रेंड्स की असेसमेंट ना करें और कभी भी उनकी थेरेपी ना करें, क्योंकि आप असेसमेंट में भी फिर फेयर नहीं हो सकते और थेरेपी में भी आपका वो थेरापेटिक रिलेशनशिप उनके साथ प्रोफेशनल रिलेशनशिप डेवलप नहीं हो सकता जो कि होना चाहिए। तो हम अपने जानने वालों की इसीलिए असेसमेंट कभी भी नहीं करते, उनकी टेस्टिंग खुद नहीं करते, उनको किसी और के पास रेफ़र करते हैं क्योंकि जेनरोसिटी एरर आने के वहाँ पे चांसेस होते हैं। फिर आपकी जो सब्जेक्टिव या प्रोजेक्टिव अप्रोचेज़ हैं उनमें बाज़ औक़ात लीनियंसी या स्ट्रिक्टनेस का एलिमेंट आ सकता है। बाज़ जगहों पे एक इंसान, ज़ाहिर है हर इंसान की अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स होती हैं, तो रेटर्स जो है या जो साइकोलॉजिस्ट है उसकी भी ज़ाहिर है पर्सनैलिटी है। अगर वो स्ट्रिक्ट नेचर का है या वो बड़ा लीनियंट टेम्परामेंट, एक नरम मिजाज का इंसान है, तो उसकी दोनों की असेसमेंट में डिफरेंस होगा। वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट में तो कभी नहीं होगा, लेकिन जैसे आपके जो अचीवमेंट टेस्ट हैं जिसमें सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, आपके अगर पेपर ही देख लिए जाएं, जो आप पेपर सॉल्व करते हैं, सब्जेक्टिव पोर्शन उसका जो अचीवमेंट टेस्ट होता है, वो अगर 2-3 टीचर से उसकी मार्किंग करवाई जाए तो वो डिफरेंट होगी। हर एक का सोचने का अंदाज़ डिफरेंट है। कुछ लोग जो हैं वो थोड़ी सी बात भी आप सही लिखते हैं तो उस पर पूरे पूरे मार्क्स दे देते हैं, और कोई इतने कॉन्शियस होते हैं कि जी आपने ये एक पॉइंट मिस कर दिया तो मैं इसका 1 मार्क काटूंगा, या आपने ये मिस कर दिया तो मैं इसका भी 1 नंबर काटूंगा। तो जो सब्जेक्टिव नेचर के टेस्टिंग होती है उसमें आपकी जो लीनियंसी है या आपकी स्ट्रिक्टनेस है रेटर्स की, वो इन्वॉल्व हो सकती है। ऑब्जेक्टिव में बहरहाल ये नहीं होती। उसके बाद 5th नंबर पे हेलो एरर है। आप अगर इंडिविजुअल को, क्लाइंट को एज ए होल देखते हुए उसकी रिपोर्टिंग में कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली कोई प्रॉब्लम करें तो दैट इज़ हेलो एरर। हेलो एरर एक होलिस्टिक व्यू के तौर पे किसी इंसान की ऑब्जर्वेशन का एक एरर है, जिसमें टेस्ट के रिपोर्ट्स को आप, टेस्ट की ऑब्जर्वेशन जो टेस्ट फाइंडिंग दे रहा है उसको आप एक साइड पे रख के उसको कम कंसीडर करते हुए जो आपकी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग उस क्लाइंट के हवाले से बन गई है जनरली, उसको अगर रिपोर्ट में मेंशन करते हैं तो वो हॉलो एरर कहलाता है। मिसाल के तौर पे क्लाइंट आपके पास आया, थोड़ी देर उसने आपसे बात की, आपको ये फील हुआ कि ये बड़ा रिजिड किस्म का आदमी है, आपने उससे 10 बातें पूछी, उसमें से 5 का जवाब दिया उसने, आपकी बात का उसने सीधे मुंह जवाब नहीं दिया, आपने फील किया कि ये रिजिड किस्म का इंसान है, ये डिफ़िकल्ट किस्म का इंसान है। हो सकता है वो अपनी परेशानी, अपनी प्रॉब्लम में इस कदर खोया हुआ है कि उसको आपकी आधी बातें समझ आ रही हैं, आधी आ ही नहीं रही, वो इस वजह से ऐसा बिहेव कर रहा है। लेकिन आपको ये लगा कि वो रिजिड किस्म का इंसान है, वो जो है वो एक अजीब किस्म का इंसान है। आपने कोई एक ऐसी जर्नल सी उसके लिए अपनी जो है वो कॉग्निशन डेवलप कर ली है। अब अगर आपके टेस्ट में उसकी रिजिडिटी नहीं आ रही, ना ही आप टेस्ट में उसकी कोई रिजिडिटी चेक कर रहे थे 2-3 टेस्ट जो आपने किए, लेकिन इसके बावजूद आप अगर रिपोर्ट लिखेंगे तो कहीं ना कहीं आप लिख देंगे कि ऐसा फील होता है। अगर तो ज़ाहिर है आप सिर्फ टेस्ट की बेसिस पे ही रिपोर्ट नहीं लिख रहे होते, आपने ऑब्जर्वेशन भी उसकी की होती है, उस पर भी आप कमेंट करते हैं, आपने क्लिनिकल इंटरव्यू किया होता है उसको भी रिपोर्ट में शामिल करते हैं। लेकिन अगर वो रिजिडिटी आपको लगी थी और आपने उसकी बाकायदा कोई डिफरेंट ओकेजन्स पे, डिफरेंट मौक़ों पे उसकी ऑब्जर्वेशन, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन करके उसको वैलिडेट नहीं किया, या क्लिनिकल इंटरव्यू में उससे रिलेटेड फिर कोई क्वेश्चन पूछ के इस कॉन्सेप्ट को वैलिडेट नहीं किया, तो फिर अगर उस रिजिडिटी को आप मेंशन करते हैं तो वो हेलो एरर होगा। अगर आपने उसको वैलिडेट किया और वाकई कंफर्म हो गया कि वो रिजिड है, तो फिर अगर आप वो उसको लिखते हैं तो वो हेलो एरर नहीं होगा। इसी तरह से आपका जो कांटेक्ट है आपके क्लाइंट के साथ, उसका लिमिटेड होना भी हमारे लिए एक लिमिटेशन बन जाता है। जाहिर है आप क्लाइंट को, अगर आप चाहते हैं कि 10 सेशन इसकी असेसमेंट के होने चाहिए, तो इतना तो कोई भी अफोर्ड नहीं करता ना कि 10 सेशन आपके पास आता रहे, सिर्फ आप टेस्टिंग करते रहें, उसको कोई इंटरवेंशन ना दें। तो क्लाइंट भी ये कहेगा कि ये तो सिर्फ पैसे कमा रहे हैं, टेस्टिंग ही करी जा रहे हैं, मेरे लिए कोई इंटरवेंशन या कोई थेरेपी तो अभी तक स्टार्ट ही नहीं की। या अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम कर रहे हैं तो वो भी लोग आपको बताते हैं कि जी इतने घंटे के लिए, इतने दिनों के लिए ये लोग आपको अवेलेबल हैं, इनकी आप टेस्टिंग कर लें। अब जाहिर है वो अनलिमिटेड टाइम के लिए तो आपको अलाउ नहीं करेंगे कि आप वहाँ पे जाके अपनी मर्ज़ी से जितना टाइम गुजारना चाहें गुजारें और उनकी टेस्टिंग करें।
तो एक लिमिटेड टाइम होना भी एक लिमिटेशन बन जाता है कि बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें रह जाती हैं जिनको ऑब्ज़र्व किया जाना चाहिए था या जिन पे इन डेप्थ एनालिसिस होना चाहिए था। तो ये हमारी एक लिमिटेशन है, हम एक लिमिटेड टाइम के साथ ही उन क्लाइंट्स को डील करते हैं, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात कोई कमी रह सकती है। आपके जो एट्रीब्यूट्स जो कुछ आप मेजर कर रहे होते हैं क्लाइंट्स का, जो भी पर्सपेक्टिव उनके ट्रेड्स देख रहे हैं, उनकी अगर ऑपरेशनल डेफिनेशंस क्लियर ना हो, आपने उन एट्रीब्यूट्स के कोई क्लैरिटी नहीं है कॉन्सेप्ट्स में, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जैसे स्पिरिचुअलिटी है, मोरालिटी है, इसके क्राइटेरिया बड़े डिफरेंट होते हैं लोगों के अंदर। कुछ लोग जो है किसी एक वैल्यू को मॉरल वैल्यू कहते हैं, कोई दूसरे उसको नहीं कहते। किसी के यहाँ किसी को सलाम करना बड़ी अच्छी अलामत है, और कोई कहता है कि इसके बगैर भी गुजारा हो सकता है। कोई कहता है जी नरम गोई अच्छी आदत है, कोई कहता है जी नरम गोई कोई ज़रूरी नहीं है, बंदे को सही होना चाहिए, सच्चा बंदा करख्त भी हो सकता है। तो ये डिफरेंट जो लोगों के व्यूज़ हैं। जी मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ये कनेक्शन मेरा कल डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सर, लिमिटेड कॉन्टैक्ट जब आप पढ़ा रहे थे सर, आपकी आवाज़ बहुत कट रही थी, समझ नहीं आई। जी ठीक है, मैं अभी लिमिटेड कॉन्टैक्ट के बाद अभी थोड़ा सा ही आगे चला था, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। अभी आवाज़ आ रही है ना मेरी? जी जी बच्चे, आवाज़ आ रही मेरी? जी बच्चों, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। ओके, तो लिमिटेड कॉन्टैक्ट के बाद मैं ये बता रहा था कि आपके सर आ रही है आपकी आवाज़। तो आ रही है। एट्रीब्यूट्स, आपके कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो जिनके मीनिंग मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ होते हैं। अच्छे बुरे का कॉन्सेप्ट हर जगह पे मुख्तलिफ होगा। आपके मॉरल वैल्यूज़, कोई ये कहता है कि जी नरम गोई बड़ी अच्छी आदत है, कोई कहता है जी नरम गोई ना भी हो तो कोई बात नहीं, बंदे को सच्चा होना चाहिए, वो करख्त भी हो तो चलेगा। तो ये जो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स, अगर कोई ऐसी एट्रीब्यूट जिसके मीनिंग डिफरेंट हैं और उसमें एम्बिगुइटी है, वहाँ पे अगर आप उसकी असेसमेंट कर रहे हैं तो उसकी असेसमेंट में, टेस्टिंग में कोई एरर्स आ सकते हैं। आपकी असेसमेंट उसमें वेरिएशंस आ सकती हैं। हो सकता है कि वो 100% उस तरह से एग्जैक्टली वो असेसमेंट ना हो जो कि असल में वहाँ पे फिनोमिनन उस तरह से था। इसी तरह से कोई जो ऑब्जर्वेबल फिनोमिनन नहीं होते, जो पर्सनैलिटी डायनामिक्स हैं, वो जाहिर है आप उनको किसी ना किसी एक्सप्रेशन से देखते हैं ना। आप इंट्रोवर्जन को, किसी इंसान के इंट्रोवर्जन या एक्सट्रोवर्जन को उसके अंदर घुस के तो नहीं देखते, आप उससे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे ना, जो क्वेश्चंस के जवाब आपको ये बताएं। जी बच्चे, अभी आवाज़ आ रही मेरी? ये बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, कोई कनेक्शन का इशू आ रहा है। अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, आ रही है आपकी आवाज़। ठीक है, तो कोई ऐसी पर्सनैलिटी डायनामिक्स हो सकती हैं, पर्सनैलिटी ट्रेड्स हो सकती हैं, जैसे हम इंट्रोवर्जन की, एक्सट्रोवर्जन की बात कर रहे थे, तो वो जाहिर है किसी ना किसी क्वेश्चन के आंसर से ही आप उसको जो है वो इवेल्युएट करेंगे ना। तो वो क्वेश्चन कितना सही है, वो जो इनर स्टेट्स हैं किसी इंसान की, उसको चेक करने के लिए जो आपने स्टिमुलस दिए हैं, क्वेश्चन पूछे हैं, वो कितनी बेहतर अंदाज से उसको रिवील कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उस वजह से भी बाज़ औक़ात प्रॉब्लम्स आपकी असेसमेंट के रिज़ल्ट्स में आ सकती हैं। और उसके बाद इंस्टेबिलिटी एंड अनरिलायबिलिटी ऑफ ह्यूमन जजमेंट है, जो हमेशा आपके साथ रहेगी कि आप चूँकि इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, इसलिए आप खुद भी अनरिलायबल या इनस्टेबल हो सकते हैं अपनी असेसमेंट में, अपनी जजमेंट में। आप गलती कर सकते हैं क्योंकि आप इंसान हैं। इंसान हमेशा एग्जैक्ट 100% एक्यूरेसी के साथ कुछ नहीं करता। तो इस वजह से ये सारी लिमिटेशंस हमारे साथ इस असेसमेंट टेस्टिंग में रहती हैं, लेकिन हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, उसके कुछ तरीके यहाँ पे बताए गए हैं, जिनको हमने हमेशा कंसीडर करना होता है ताकि इन लिमिटेशंस को हम मिनिमाइज़ कर सकें टू अ लार्जर एक्सटेंट। जितना मिनिमाइज़ कर सकते हैं उतना कर सकें।
वो हमारे लिए जो ऐसी सजेशंस हैं कि वो रेटिंग्स हम अपनी जो है वो उन लिमिटेशंस को कंट्रोल कर सकें और रेटिंग्स को इम्प्रूव कर सकें, वो सजेशंस ये हैं। ये 6 सजेशंस आपको नज़र आ रही होंगी यहाँ पे। सबसे पहले तो ये है कि अप्रेजल इज़ लिमिटेड टू दोज क्वालिटीज़ दैट अपीयर ओवरटली इन इंटरपर्सनल रिलेशंस। उन एरियाज़ को आप टेस्ट करें, कोशिश करें उन एरियाज़ को टेस्ट करें जो कि ओवरटली आप जो है वो उनको चेक कर सकते हैं। जिन एरियाज़ को आप ओवरटली चेक नहीं कर सकते, जिनके ऊपर एम्बिग्विटी होती है या वो डायनामिक्स जो बहुत एम्बिगुअस हैं, उनको कम फोकस करें, ओवर्ट बिहेवियर को ज़्यादा फोकस करें ताकि उसमें जो फाइंडिंग्स आपके पास आएँ वो ज़्यादा रिलायबल हों। सेकेंडली, आपकी जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं, जो भी आप टेस्ट कर रहे हैं, जजमेंट्स आप जो है वो ले रहे हैं, वो कंक्रीट लेवल पे हों, स्पेसिफिक हों। आपको पता हो कि कौन सी चीज़ हमने टैप करनी, मेजर करनी है। स्पेसिफिक, ऑपरेशनली डिफाइन करके, चीज़ों को कैटेगराइज करके आप टेस्ट डेवलप करें। ऐसे हैज़र्डली काम ना हो कि आप एक टेस्ट में 10 चीज़ों को चेक कर रहे हैं, 15 एस्पेक्ट्स को चेक कर रहे हैं। अगर उनको कर भी रहे हैं तो फिर हर एक की अलग अलग डेफिनेशन मौजूद हो, उसकी आइटम्स का बाकायदा एनालिसिस करके आपको पता हो कौन कौन सी आइटम्स किस किस एस्पेक्ट को मेजर कर रही हैं और कितने अच्छे से मेजर कर रही हैं। बाकायदा उसका आइटम एनालिसिस करके उन आइटम्स को आप अच्छे से साइंटिफिकली सेट करके आप उनको यूज़ करें। थर्डली, जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी टेस्ट आप कर रहे हैं, कोशिश करें कि वो स्ट्रक्चर्ड हो। स्ट्रक्चर्ड रेटिंग स्केजुअल्स आप जो है वो यूज़ करें एज़ कम्पेयर टू अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड रेटिंग स्केजुअल या स्ट्रक्चर्ड टेस्ट वो होते हैं जिसमें रिस्पॉन्स अल्टरनेटिव्स प्री डिफाइंड होते हैं। पता होता है कि इसमें से ये 4 आंसर्स में से एक आंसर क्लाइंट देगा। उस आंसर का हम क्या रेट करेंगे, कितना स्कोर देंगे, वो भी पहले डिफाइन किया जाता है टेस्ट डेवलप करते हुए। जो अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं वहाँ पे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जी आपको क्या अच्छा लगता है। अब क्या अच्छा लगता है कि जवाब कोई क्लाइंट किसी भी तरह से दे सकता है। तो जब इस तरह के अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर्स या क्वेश्चंस हम यूज़ करेंगे तो वहाँ पे रिजल्ट्स में वेरिएशंस आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो हम कोशिश करें कि स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर्स या स्ट्रक्चर्ड स्केल्स हम यूज़ करें ताकि हमारी जो रेटिंग्स हैं वो ऑब्जेक्टिव हों और उसमें यूनिफॉर्मिटी रहे, हर जगह पे उसकी असेसमेंट एक ही तरह से हो। 4th नंबर पे आप जो आप काम कर रहे हैं, जो भी आप जहाँ पे भी आप सर्विसेज दे रहे हैं, डायनामिक से हों। भाई समझ नहीं आ रही सर आवाज़ की वजह से। मैं ये बता रहा हूँ कि 4th नंबर पे हम हैं, जो लिमिटेशंस को कंट्रोल करने की सजेशंस हैं कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जहाँ पे आप साइकोलॉजिकल टेस्टिंग कर रहे हैं, वहाँ पे आप कोशिश करें कि आप उसकी सारी डायनामिक्स को भी समझते हों। आपकी आवाज सही से नहीं आ रही। हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं अभी तक। पहले 3 पॉइंट्स, वहाँ तक मेरी आवाज़ आई है आपको? अब 4th पे हम जाने लगे हैं। स्ट्रक्चर्ड स्केल्स की बात हम कर रहे थे। स्ट्रक्चर्ड स्केल्स तक आपको समझ आ गई है? और 4th नंबर पे फिर आप ये करते हैं कि आप जहाँ पे टेस्टिंग, जी सर, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप टेस्टिंग कर रहे हैं उसकी डायनामिक्स को आप समझते हो। आप जहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं उस टेस्ट करने से पहले वहाँ के हालात, कल्चर, उन लोगों की लाइकिंग डिसलाइकिंग को भी जानते हो। तो फिर जब आप टेस्ट करेंगे तो आपको पता होगा कि कौन सा टेस्ट इनके लिए अप्रोप्रिएट है, किस तरह से उसको एडमिनिस्टर किया जाना चाहिए और कैसे स्कोरिंग इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए। तो उन इंस्टीट्यूशंस और सिचुएशंस का आपको पहले से पता हो। जी, मैंने दोबारा कनेक्ट किया है। अब आवाज़ सही आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। ओके, जी सर। ठीक। तो 5वें नंबर पे आप अपनी रेपुटेशन एज ए ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट डेवलप करने की कोशिश करें। अगर आप टेस्टिंग में और उन पर्टिकुलर टेस्ट में जो कि आप यूज़ कर रहे हैं ट्रेंड हैं, तो फिर आपकी टेस्ट की और टेस्टिंग सिचुएशन की लिमिटेशंस कम से कम हो जाएंगी। आप वेल ट्रेंड होने चाहिए अपने उस टेस्ट को यूज़ करने में, फिर वो उसकी लिमिटेशंस, उसकी प्रॉब्लम्स, एरर्स कम से कम होंगे। और लास्टली
अगर पॉसिबल हो तो आप अगर एक टेस्ट कर रहे हैं तो उसकी स्कोरिंग इंटरप्रिटेशन किसी और साइकोलॉजिस्ट से भी करवा के देख लें। जहाँ जहाँ पे ये पॉसिबल हो कि एक से ज़्यादा रेटर्स एक दूसरे की हुई रेटिंग या उसकी असेसमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं तो वो करवा ली जाए, ताकि अगर कहीं पे कोई एरर आ रहा है तो उसका भी पता चल जाए। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में तो इसकी ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती, जितने भी लोग टेस्ट करेंगे सबके रिजल्ट्स एक जैसे ही आएंगे। लेकिन सब्जेक्टिव नेचर के टेस्ट में एक से ज़्यादा रेटर्स उसकी असेसमेंट रिजल्ट्स को कंक्लूड करें, ताकि अगर कहीं पे कोई वेरिएशंस आ रही हैं तो उसको वहीं पे कंट्रोल किया जा सके। तो इन सारे पॉइंट्स को सामने रख के हम अपने टेस्ट और टेस्टिंग सिचुएशंस की लिमिटेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद अगली क्लास में हम नॉर्म्स पढ़ेंगे, नॉर्म्स से स्टार्ट करेंगे। नॉर्म्स से पहले तक जो आज हमने पढ़ा है, यहाँ तक अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो आप आपको पूछ सकते हैं। जी, एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, सर मेरा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप पढ़ाते हैं ना, तो सर आप मतलब बता रहे होते हैं कि ये पैराग्राफ में इस तरह बताया गया, आप मतलब लेक्चर की तरह बता रहे होते हैं हमें, ठीक है, समझ में आती है हमें। लेकिन ना ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो सा पॉइंट, फॉर एग्जांपल आप नंबर 1 पॉइंट समझा दिया ना, तो उसके बाद आप ना इस तरह ना नॉमिनेट करते करते सर की अटेंशन ना डाइवर्ट हो जाती है। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर ही है कि टेंशन डाइवर्ट हो जाती है। वो फिर समझ में तो आ रहा होता है, लेकिन वो फिर अगर हम साथ साथ रीडिंग वाली लाइन को देख रहे हो ना, तो वो फिर ज्यादा अच्छे से समझ आ जाती है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे। उसको वैसे आपने कई जगह आज कहा है, लेकिन ना वो फिर कई जगह नहीं भी होता, तो वो फिर इस वजह से अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है, तो वो फिर समझ में भी नहीं आती। चलें ठीक है, मैं उस पोर्शन को हाईलाइट कर दिया करूँगा। वैसे तो मैं कह देता हूँ ये 5th पॉइंट, 6th पॉइंट, लास्ट पॉइंट, सेकंड लास्ट पॉइंट, तो उसको हाईलाइट भी कर दिया करेंगे फिर, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो थैंक यू मच। सर। जी, और कुछ जी इसके अलावा कुछ? सर एंड वाला पॉइंट समझ नहीं आया, एंड वाला पॉइंट? वहां से आवाज कट रही थी, आवाज नहीं आ जी, एंड वाला पॉइंट, रही। जी सर। एंड वाला पॉइंट सिर्फ इतना था कि अगर पॉसिबल हो एक से ज़्यादा रेटर्स या एक से ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट एक असेसमेंट के रिजल्ट्स को